बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बेस करते हैं। इनके डिस्कस करने का क्या रीज़न है, क्योंकि अब आपने पेपर्स में अपेयर होना है, चाहे वो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हों या फिज़िकल एग्ज़ाम्स हों, तो ये एमसीक्यूज़ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इम्पोर्टेंट है। वॉल्यूम 1 में हम आज कुछ हाफ एमसीक्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद वॉल्यूम 2 में रिमेनिंग एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, जब हम एमसीक्यू नंबर 1 की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि जब भी हम पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं किसी पोटेंशियल बॉक्स के अंदर, पोटेंशियल वेल के अंदर, तो उसकी वॉल्स की क्या सिचुएशन होती है, ये वॉल्स किस नोयत की होती हैं, क्या वो स्मॉल होती हैं, क्या वो लार्ज होती हैं, क्या वो इन्फिनिटली लार्ज होती हैं, क्या वो सॉफ्ट होती हैं या क्या वो हार्ड होती हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास ट्रू होगा। इसका रीज़न एक्सप्लेनेशन मैंने तमाम एमसीक्यूज़ के साथ साथ दे दी है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम किसी पार्टिकल को ट्रैप करते हैं किसी पोटेंशियल वेल के अंदर, तो वो आप देखते हैं कि आप एक बॉक्स टाइप इस तरह से पोटेंशियल वेल कंसीडर करते हैं, और जो इसकी वॉल्स होती हैं, ये जो आपको इधर लंबाई के रुख वर्टिकली आपको नज़र आ रही हैं, इनकी लेंथ जो है वो इन्फिनिट होती है, कि यानी इनका पोटेंशियल इन्फिनिट होता है। 0 to L के दरमियान पार्टिकल ने इधर इनसाइड जो है मूव करना होता है, तो जो वॉल की लेंथ होती है वो इन्फिनिट होती है, तो इसलिए वो इन्फिनिटली हार्ड भी होती है, इन्फिनिटली लार्ज भी होती हैं। हार्ड होने का मकसद ये है कि पार्टिकल अगर हिट करता है वॉल्स को तो वो जो है अपनी मूवमेंट को कंटिन्यू कर सके। अगर सॉफ्ट होंगी तो पार्टिकल के रुकने के चांसेस हो गए, लेकिन वॉल्स के हार्ड होने पर पार्टिकल अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगा। अगर हम एमसीक्यू नंबर 2 की बात करते हैं तो एमसीक्यू नंबर 2 में पूछा गया है कि जो पार्टिकल मूव करता है वो उस रीजन के अंदर, यानी इस बॉक्स के अंदर रीजन में, तो उसकी क्या लेंथ होती है, क्या सिचुएशन होती है। तो आप ये भी जानते हैं, आपने प्रॉब्लम्स में भी ये सॉल्व किया हुआ है, मैंने भी करवाया था, कि जो हमारे पास पार्टिकल की मूवमेंट की लेंथ होती है वो 0 to L होती है। तो एक हम जो वॉल है उसको 0 उसका पोटेंशियल, और दूसरी की जो एंडिंग पॉइंट है या बाउंड्री पॉइंट कह लें वो L। एक का इनिशियल जो है 0 और दूसरे का L होता है, तो पार्टिकल ने इन साइड मूव करना होता है। क्योंकि वन डायमेंशनल प्रॉब्लम होते हैं ये हमारे पास मोस्टली अलोंग द एक्स एक्सिस ही मूवमेंट होती है, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट कंसिडर होगा कि पार्टिकल ने 0 to लेस एक्स और एक्स लेस दैन L इसी के दरमियान ही मूव करना है। इसकी भी एक्सप्लेनेशन आपको नज़र आ रही है। उसके बाद जो हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3 है, इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि पार्टिकल अपनी एनर्जी लॉस करते हैं जब वो कोलाइड करते हैं वॉल के साथ। तो नो, पार्टिकल अपनी एनर्जी लॉस नहीं करते। हिट करने के बाद भी उनकी एनर्जी जो है वो सेम रहती है, एनर्जी कॉन्स्टेंट होती है। एनर्जी का फैक्टर इनसाइड पोटेंशियल वेल रिमेन्स कॉन्स्टेंट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 4 की जब बात करते हैं, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज़ प्रोपोर्शनल टू, जो पार्टिकल की एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है। तो इसमें एमसीक्यू नंबर जो है सी, इसका 4 का आंसर जो है वो हमारे पास सी है, एन स्क्वायर के। ये हम डेरिवेशन से भी निकालते हैं, एन स्क्वायर के इक्वल होती है हमारे पास एनर्जी। एन टोटल जो हमारे पास फार्मूला होता है वो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कार्ड स्क्वायर ओवर 2ml स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे अब चूँकि एन की बात की जा रही है तो इसलिए एन स्क्वायर के, जो कि हमारे पास क्वांटम नंबर्स होते हैं बेसिकली। उसके बाद हम जब एमसीक्यू नंबर 5 की बात करते हैं, फॉर अ पार्टिकल इनसाइड अ बॉक्स द पोटेंशियल इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू। पोटेंशियल मैक्सिमम कब होता है? पोटेंशियल मैक्सिमम तब होता है जब हमारे पास जो वॉल की लेंथ है 0 to L, क्योंकि मैंने जैसे कहा इनिशियल कंडीशन हमारे पास पार्टिकल को मूव करवाने की 0 होती है, एक्स इज इक्वल टू 0, और मैक्सिमम L होती है। 0 और L के दरमियान पार्टिकल ने मूव करना होता है, तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है ये है करेक्ट आंसर। इसकी भी एक्सप्लेनेशन गिवन है। इन अ बॉक्स विद इन्फिनिटली हाई बैरियर्स विद इन्फिनिटली हार्ड वॉल्स द पोटेंशियल इज इन्फिनिट व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 एंड व्हेन एक्स इज इक्वल टू L। तो 0 पे भी आपके पास पोटेंशियल जो है वो इन्फिनिट होता है, और एक्स इज इक्वल टू L पर भी आपके पास जो पोटेंशियल है वो हाई होता है या इन्फिनिट होता है। तो स्टूडेंट, जब हम एमसीक्यू नंबर 6 की बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है द वैल्यू ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ पार्टिकल इन अ बॉक्स। जो पार्टिकल होता है बॉक्स के अंदर उसकी आइगन वैल्यू क्या होती है। तो ये आपको डायरेक्टली, आपने अगर प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे तो आपको ये पता होगा, आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि जब हम वो कैलकुलेशन करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई करने के बाद, तो हमारे पास रिजल्ट पे जो वेव फंक्शन निकलते हैं और एनर्जी की वैल्यू निकलती है। वेव फंक्शन का रिजल्ट निकलता है और एनर्जी का निकलता है। तो उस सिचुएशन में हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आइगन वैल्यू कहलाती है, और वो 2/L अंडर रूट के इक्वल होती है।
वो इस सिचुएशन में होती है जब पार्टिकल जो है बॉक्स के अंदर नॉर्मलाइज्ड होता है या नॉर्मलाइजेबल होता है। तो फिर साइन के साथ हमारे पास फंक्शन आता है √2/L की फॉर्म में। सिमिलरली जब हम MCQ नंबर 7 की बात करते हैं, पार्टिकल इन अ बॉक्स कैन नेवर बी एट रेस्ट, ट्रू और फॉल्स? यस, इट इज़ ट्रू। इसका आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर ए, पार्टिकल जो बॉक्स के अंदर होता है वो कभी भी ज़ीरो, मतलब उसकी रेस्ट जो है वो ज़ीरो नहीं होती, वो रुकता नहीं है, वो मूव करता रहता है। If the particle in a box has zero energy, it will be at rest inside the well and it violates the Heisenberg uncertainty principle. Thus, the minimum energy possessed by a particle is not equal to zero. तो जो मिनिमम एनर्जी होती है वो भी इक्वल टू आपके पास ज़ीरो नहीं होती है। पार्टिकल कभी भी बॉक्स के अंदर रेस्ट में नहीं होता। MCQ नंबर 8, व्हाट इज़ द मिनिमम एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल इन अ बॉक्स? तो मिनिमम एनर्जी का फार्मूला ये भी आप कैलकुलेशंस के बाद बता सकते हैं कि एनर्जी का फार्मूला आपके पास इक्वल टू होता है π² h² / 2mL²। आंसर नंबर बी। MCQ नंबर 8 का आपके पास ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगर ये इसके इक्वल नहीं होगा तो फिर वो वायलेशन होगी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। तो π² h² / 2mL² इज द राइट आंसर। MCQ नंबर 9, द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इन अ बॉक्स इज गिवन बाय। तो ये भी हमें कैलकुलेशंस के बाद पता चलता है कि जो हमारे पास वेव फंक्शन आता है वो तो साइन की फॉर्म में होता है, साथ में जो आइगन वैल्यू होती है वो 2/L की फॉर्म में होती है। तो ये हमारे पास टोटल फंक्शन बनता है। आंसर नंबर वेयर चॉइस नंबर और ऑप्शन नंबर बी विच इज √2/L sin n πx/L। MCQ नंबर 10 रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास। आपने इसमें बताना है कि ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है इसमें वेव फंक्शन की कितनी स्टेट्स हैं। तो आप जब वेव फंक्शन को इस तरह स्टेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आपके पास 2 स्टेट का क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम नज़र आ रहा है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके पास करेक्ट कंसिडर होगा। आप स्टेट्स किस तरह से बता सकते हैं? आप जानते हैं कि जब आप राइट करते हैं इनको ड्रॉ करते हैं स्टेट्स को, किसी वेव फंक्शन की स्टेट्स को, तो वो आप इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि आपके पास ये इस तरह से वेव बनती है क्वांटम नंबर के हिसाब से। तो ये आपके पास जो मैंने अभी ड्रॉ की है ये आपके पास n = 3 के लिए होगी, n = 3 के लिए, और इसी तरह से ये इंक्रीज़ करती जाएगी क्वांटम नंबर के हिसाब से। जो ऑलरेडी आपको डायग्राम गिवन थी उसमें आपके पास 2 आपको नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्टेट होगी क्वांटम स्टेट इस वेव फंक्शन के लिए वो 2 होगी, जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है उसके अंदर। सिमिलरली हमारे पास जो नेक्स्ट MCQ है, कैलकुलेट द 0 पॉइंट एनर्जी फॉर अ पार्टिकल इन एन इन्फिनिट पोटेंशियल वेल फॉर एन इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड टू अ 1 नैनोमीटर एटम। हम फार्मूला लगाएंगे एनर्जी का। 0 पॉइंट एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है, स्टेटमेंट में गिवन है π² h² / 2mL²। तो ये फार्मूला लगाने के बाद जो इधर आपको फार्मूला नज़र आ रहा है, ये सारी कैलकुलेशंस मैंने कर दी हैं। इनको करने के बाद जो हमें रिज़ल्ट हमने गेट किया है वो है 5.9 × 10⁻⁻29 जूल। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 12, जो हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है, इसे आप सब फेमिलियर हैं। किस तरह से राइट करते हैं, कौन सा इसके लिए एक्सप्रेशन जो है वो करेक्ट एक्सप्रेशन है, किस तरह से ड्राइव करते हैं? तो यहाँ पे स्टूडेंट जो बात याद रखेंगे कि श्रोडिंगर इक्वेशन को हम ड्राइव नहीं करते, ये खुद इटसेल्फ एक जो है वो प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है, और ये हम सबको याद होता है जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी मेजरमेंट्स कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका करेक्ट आंसर है, जो कि हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। एओटाइज का डी साई, जो साई है आपके पास कोई भी वेव फंक्शन d/dt विच इज़ इक्वल टू -iota h² / 2m partial² psi / partial x² प्लस u psi। जो u psi है ये आपके पास पोटेंशियल का पार्ट है, पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो बाकी टर्म्स है यहाँ पे partial² psi / partial x², ये बेसिकली यहाँ पे कभी कभार del² भी लिखा होता है। तो ये मोमेंटम ऑपरेटर या आपके पास 3 डिमेंशंस के लिए भी यूज़ होते हैं, partial² psi / partial x²। अगर एक डिमेंशन हो तो आप इसको सिंपली उस डिमेंशन से रिप्रेजेंट कर देते हैं अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस या z एक्सिस। लेकिन अगर तीनों डिमेंशंस हों तो फिर आप इस partial² psi / partial x² को del² यानी नेबुला ऑपरेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हम क्वांटम वेव पार्टिकल की बात करते हैं, ये भी हमने मैथमेटिकली आपने इसको किया होगा क्वेश्चंस के अंदर।
कि आपके पास जो पार्टिकल्स होते हैं उनके जब हम मोमेंटम फाइंड आउट करते हैं या एनर्जी फाइंड आउट करते हैं तो वो आपके पास इक्वल टू होता है, एनर्जी का जो रिलेशन है वो एच काट ओमेगा के इक्वल होता है। तो एमसीक्यू नंबर 13 में पूछा गया है कि आपके पास एनर्जी का रिलेशन क्या है, तो इसके लिए जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर होगा। अगर मोमेंटम का पूछा जाए तो वो आपके पास एच काट के की फॉर्म में होता है, एच काट के। तो इस तरह से आप किसी भी क्वांटम वेव पार्टिकल के लिए जो कि मूविंग पार्टिकल हो उसके लिए एनर्जी और मोमेंटम बता सकते हैं। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 14, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। श्रोडिंगर इक्वेशन को हम क्वांटम मैकेनिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, पास्टुलेट्स हैं, उनसे ड्राइव कर सकते हैं। नो, इट्स फॉल्स, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन है वो इटसेल्फ आपके पास एक लॉ है, वो अपनी हैसियत रखता है, तो उसको ड्राइव करने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो उसकी अपनी इटसेल्फ एक प्रेजेंस है, तो इसलिए हम उसको कहीं से निकालते नहीं हैं, कहीं से ड्राइव नहीं करते हैं, तो इसलिए ये हमारे पास आएगा फॉल्स। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ वेव फंक्शन। तो आपने वेव फंक्शन अभी तक जितने प्रॉब्लम्स में ड्रॉ किए हैं आपने देखा होगा वो साइन की फॉर्म में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर, क्योंकि साइन हमारे पास एक सिंगल वैल्यूड और कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो वेव फंक्शन हमेशा सिंगल वैल्यूड होते हैं और कंटिन्यूस होते हैं। बाकी जो यहाँ पे दूसरे फंक्शंस हैं जैसे कि टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, ये आपके पास डिसकंटिन्यूस हो सकते हैं और डबल वैल्यूड हो सकते हैं। तो इसलिए किसी भी फंक्शन के लिए सिंगल वैल्यूड होना और कंटिन्यूस होना ज़रूरी है, जो कि जिसके लिए साइन जो है वो सूटेबल क्वान्टिटी है या सूटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव फंक्शन। कौन सी जो इनमें से 4 ऑप्शंस गिवन है जो कि खसूसियत नहीं है वेव फंक्शन की? कंटिन्यूस, सिंगल वैल्यूड, डिफरेंशिएबल, फिजिकली सिग्निफिकेंट। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका आंसर है, क्योंकि किसी भी वेव फंक्शन की फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती। हम उनको यूज़ करते हैं मेजरमेंट्स करने के लिए, या उनको हम पार्टिकल्स हमारे पास ट्रैप होते हैं या उनको हम फाइंड आउट करने के लिए उनकी लोकेशन, तो इस तरह से वो सिचुएशंस के हिसाब से बदलते रहते हैं, लेकिन उनकी कोई अपीयरेंस एग्जिस्ट नहीं करती, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 17, डी साई ओवर डी एस वेयर साई रिप्रेजेंट्स एनी वेव फंक्शन और स्टेट वेक्टर मस्ट बी ज़ीरो। तो ये भी आपके पास फॉल्स होगा कि ये हमेशा आपके पास ज़ीरो होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपके पास जो स्टेट वेक्टर्स होते हैं या स्टेट फंक्शंस होते हैं कंटिन्यूस और सिंगल वैल्यूड होते हैं, चाहे वो टी पे डिपेंड कर रहे हों या ना कर रहे हों, या किसी वो अलोंग एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो या जी एक्सिस हो, वो आपके पास नॉर्मलाइज्ड हो सकते हैं, लेकिन वो ज़ीरो मस्ट भी ज़ीरो नहीं हो सकते। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज, एनी वेव फंक्शन कैन बी रिटन एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज, आइगन फंक्शंस और ऑपरेटर्स। तो इसमें जो आपके पास सी ऑप्शन है ये करेक्ट है। आइगन फंक्शंस, हम जब भी कोई वेव फंक्शन राइट करते हैं तो हम उसको लिखते हैं लीनियर कम्बिनेशन ऑफ आइगन फंक्शंस, जैसे कि आपको एक्सप्लेनेशन में नज़र आ रहा है। साई एक्स जो है हम रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास एक फंक्शन को, वेव फंक्शन को, और इसको हमने लिखा है इक्वल टू राइट हैंड साइड वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, ए और बी दोनों हमारे पास कांस्टेंट है। बाकी जो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आइगन फंक्शंस को। तो इस तरह से जो हम लीनियर कम्बिनेशन लिखते हैं आइगन फंक्शंस का वो इक्वल टू होता है टोटल वेव फंक्शन के। एमसीक्यू नंबर 19, द श्रोडिंगर इक्वेशन इज़ आर डिफरेंशियल इक्वेशन। नो, ये आपके पास इसका आएगा आंसर नंबर बी ऑप्शन, फॉल्स, क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इसकी अपनी एग्जिस्टेंस होती है, हम इसको ड्राइव नहीं करते हैं। हमारे पास 2 टाइप्स की श्रोडिंगर इक्वेशन होती है, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। जो हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म होती है इसको हम स्टेडी स्टेट फॉर्म भी कहते हैं, और हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन में या जो वेव फंक्शंस होते हैं वो सिंगल वैल्यूड और कंटिन्यूस होते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बल्कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, तो इसलिए इसका आंसर बी आएगा हमारे पास। एमसीक्यू नंबर 20 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। आपको 4 जो है पिक्स और डायग्राम्स गिवन है, इनमें से आपने इनको देखते हुए बताना है कि कौन सी जो है वो सूटेबल है श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए। तो जो इसमें आपके पास है आंसर नंबर एमसीक्यू नंबर सी, दिस वन इज सी इज़ द करेक्ट आंसर, बिकॉज एज वी नो दैट श्रोडिंगर इक्वेशन बेस लाई करती है स्टेट वेक्टर्स के ऊपर, और स्टेट वेक्टर्स या स्टेट फंक्शंस जो हैं वो कंटिन्यूस होते हैं और सिंगल वैल्यूड होते हैं, यानी उनके सोल्यूशन हमारे पास स्टेडी स्टेट फॉर्म में होते हैं। तो जो हमारे पास डायग्राम सी है यही सिर्फ स्टेडी स्टेट जो है रिप्रेजेंटेशन कर रही है, बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ में हमारे पास डबल वैल्यूड भी डायग्राम्स हैं, जैसे कि
आपके पास डायग्राम नंबर डी है, और इसके अलावा कुछ में जो डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती है, जैसे कि डायग्राम नंबर बी और डायग्राम नंबर ए। तो इस तरह से इसका जो पॉसिबल ट्रू आंसर है वो आपके पास बनता है डायग्राम नंबर सी, श्रोडिंगर इक्वेशन को जो अगर ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करें उसके सॉल्यूशन को। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किस टाइप की होती है? आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, लीनियर होती है, या ये आपके पास डराइवेबल होती है, या क्वाड्रेटिक होती है? तो हमारे पास जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो लीनियर होती है, क्योंकि हम जानते हैं आप श्रोडिंगर इक्वेशन राइट करते हैं तो श्रोडिंगर इक्वेशन में कोई भी फंक्शन या कोई भी वैल्यू मोर देन 1 डिग्री होल्ड नहीं करता है, तो वो लीनियर कम्बिनेशन में राइट की जाती है, इसलिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारे पास लीनियर होती है। इसके अलावा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के फंक्शंस जो होते हैं, अगर उसमें हमारे पास एक स्टेट वेक्टर साई है, उसको हम कहते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से लिखते हैं, तो वो हमारे पास लीनियर सिचुएशन रखता है या लीनियर फॉर्म रखता है। इसी तरह से अगर उसके और फर्दर मेंबर्स हैं, जैसे साई 1, साई 2, साई 3, उनको हम सॉल्व करते हैं तो वो उनके सॉल्यूशंस को ऐड करते हैं, तो वो भी हमारे पास जो है वो लीनियर कम्बिनेशन देंगे। तो हमारे पास जितने भी सॉल्यूशन हो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को, उनको लीनियर कम्बिनेशन में यानी कि एडिशन फॉर्म में राइट किया जा सकता है। तो इस तरह से आपके पास MCQ नंबर 22 का आंसर डी करेक्ट आंसर कहलाएगा। उसके बाद टू सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यस, श्रोडिंगर इक्वेशन ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो इस तरह से इसके सॉल्यूशन भी जो है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को होल्ड करते हैं। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू विच मेजरमेंट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड यूजिंग द टिपिकल मेथड। इनमें से कौन सा फैक्टर है जिसकी हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो टिपिकल मेथड से फाइंड आउट नहीं कर सकते? तो उसमें हमारे पास आ जाता है मोमेंटम, बिकॉज मोमेंटम की ऑलरेडी वैल्यू होती है, मोमेंटम एज अ ऑपरेटर बिहेव करता है, तो हम मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू लगाकर एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जबकि पोजीशन, स्पीड और एनर्जी के लिए ऑपरेटर नहीं होता, तो इसलिए इनको हम टिपिकली दूसरे जो सिंपल एक्सपेक्टेशन का फार्मूला है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फार्मूला, वो अप्लाई करते हुए उनकी हम मेजरमेंट्स करते हैं। उसके बाद वेव फंक्शन डू नॉट शो इंटरफेरेंस। नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो भी हम वेव फंक्शंस की मदद से ही सॉल्व करते हैं ना। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में भी वेव फंक्शन इवॉल्व होता है, जैसे साई। तो इस तरह से जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इंटरफेरेंस को होल्ड करती है, इंटरफेरेंस को रिप्रेजेंट करती है, शो करवाती है, तो वेव फंक्शन भी इंटरफेरेंस फिनोमेना को होल्ड करते हैं और उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमारे पास वेव फंक्शन जो है वो होल्ड करता है इंटरफेरेंस को, तो ये ट्रू होगा। यहाँ पे इस MCQ नंबर 25 में डू नॉट लिखा हुआ था, इसलिए ये फॉल्स यहाँ पे होगा। उसके बाद MCQ नंबर 26, हाउ इज इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ वेव फंक्शन। किसी भी वेव फंक्शन से किस तरह इंफॉर्मेशन ली जा सकती है? एक्सट्रैक्टेड का मतलब निकालना या लेना। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, वेव फंक्शन की हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू लगाते हैं, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू से जो हमें रिजल्ट मिलता है वो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होती है कि ये हमें किस नौयत का जो है फंक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज़ द राइट आंसर फॉर MCQ नंबर 26। Also, once Schrodinger wave equation has been solved for a particle, the resulting wave function contains all the information about the particle. This information can be extracted from the wave function by calculating its एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो किसी भी पार्टिकल की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम उसके वेव फंक्शन के साथ साथ उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो इस तरह से हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जब हम राइट करते हैं किसी भी पार्टिकल की मोशन के लिए, तो उसके अंदर जो रिस्ट्रिक्शन होती है, रुकावट होती है, वो होता है उसका पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें नाउन होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है MCQ नंबर 27 का वो करेक्ट होगा। हमें जब पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम श्रोडिंगर इक्वेशन राइट कर सकते हैं इजीली और वेव फंक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद 3D सिस्टम हो तो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या चेंज हो जाती है? नो, श्रोडिंगर इक्वेशन सेम रहती है, चाहे 1D हो, 2D हो या 3D हो। जस्ट जो हमारे पास न्यू डायमेंशन या पैरामीटर्स आते हैं उनको हम ऐड ज़रूर कर लेते हैं उस इक्वेशन के अंदर, लेकिन एज अ होल रिजल्ट हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन का सेम ही रहता है। जो हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म में बेसिक प्रिंसिपल है श्रोडिंगर इक्वेशन का, वो सेम रहता है। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं एनर्जी की श्रोडिंगर स्टेडी स्टेट यानी टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन के अंदर, तो वो किस लिए हम सॉल्व करते हैं? तो वो हमारे पास हम सॉल्व करते हैं आइगन वैल्यूज़ के लिए। आइगन वैल्यूज़ जो हमें एनर्जीज देती हैं उसके लिए हम
फाइंड आउट करते हैं। ऑल्सो हम जानते हैं आइगन वैल्यूज़ डिपेंड करती हैं या रिलेट करती हैं आइगन फंक्शन के साथ। नेक्स्ट द एनर्जी लेवल्स आर प्रोपोर्शनल टू। एनर्जी लेवल किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? तो वो हमारे पास क्वांटम नंबर के इन्वर्सली होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी, एन पर रेज टू -2। यानी जो एनर्जी लेवल, अगर एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी डायरेक्टली एन स्क्वायर यानी क्वांटम नंबर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन अगर एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं तो वो हमारे पास फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं क्वांटम नंबर्स के। टोटल एनर्जी इज क्वांटाइज्ड बट नॉट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द क्वांटम पार्टिकल। तो ये हमारे पास फॉल्स होगा। एनर्जी भी हमारे पास क्वांटाइज्ड होती है और एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज होता है। इसके लिए एग्जांपल बेशक देख लें, हाइड्रोजन एटम के लिए हमारे पास फार्मूला अवेलेबल है एंगुलर मोमेंटम का, और अगर हम इसमें वैल्यूज़ वेरी करवाते हैं L = 0 to सो ऑन n-1 तक, तो आप देखेंगे कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड होता है। तो इसलिए एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम दोनों ही क्वांटाइज्ड होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विच क्वांटिटी इज सेड टू बी डीजेनरेट फॉर दिस इक्वेशन। आपके पास इक्वेशन आइगन इक्वेशन बेसिकली आपको नज़र आ रही है। आप ऑपरेटर एच जो कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है इसको स्टेट के ऊपर अप्लाई करते हैं और एज अ रिजल्ट आपको एनर्जी और सेम स्टेट मिल जाता है। तो इस इक्वेशन से हमारे पास किस चीज़ की डीजेनरेसी जो है होल्ड करती है, ये हमें नज़र आती है। आइगन वेक्टर्स की, आइगन वैल्यूज़ की, आइगन फंक्शंस की या ऑपरेटर्स की। तो अगर हम सिर्फ इस इक्वेशन को देखते हैं, इस पर कोई कैलकुलेशंस फर्दर करने से पहले सिर्फ इक्वेशन को देखते हैं, तो इसमें डीजेनरेसी जो होल्ड करती है वो सिर्फ आइगन फंक्शंस ऑप्शन नंबर सी के लिए एग्जिस्ट करती है। उसके बाद फर्दर हम एनर्जी और जो स्टेट वेक्टर्स होते हैं या आइगन वैल्यूज़ होती हैं एनर्जी की, उसके लिए हम फर्दर वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। लेकिन इस इक्वेशन को देखते हुए हमारे पास जो डीजेनरेसी होल्ड करती है वो सिर्फ आइगन फंक्शंस के लिए होती है। फॉर अ बॉक्स विद इन्फिनिटली हार्ड वॉल्स द पोटेंशियल इज मैक्सिमम। हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल वैल्यू उसकी वॉल्स हमेशा हार्ड वॉल्स होती हैं, तो उसका पोटेंशियल हमेशा मैक्सिमम होगा एल के लिए, ऑप्शन नंबर ए के लिए। एल पर 0 to L मूव करना होता है पार्टिकल ने, तो एल उसके लिए मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम बाउंड्री पॉइंट होगा। फेज स्पेस इज अ, जो फेज स्पेस होती है वो कौन सी स्पेस होती है? फेज स्पेस हमारे पास पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होते हैं XYZ और साथ में मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो 3 हमारे पास पोजीशन कोऑर्डिनेट्स XYZ और 3 ही मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स, तो 3 3 6। तो हमारे पास टोटल जो फेज स्पेस होती है वो 6 डिमेंशनल स्पेस होती है। इसके बाद मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ इज फॉर distinguishable particles, indistinguishable particles, particles with half integral spin, particles with integral spin। तो ये मैंने आपको करवाया था जब हमने आइडेंटिकल पार्टिकल्स का कंप्लीट चैप्टर स्टडी किया था, कंप्लीट सीरीज। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ जो होल्ड करता है वो हमारे पास होता है डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए, जो कि बेसिकली क्लासिकल पार्टिकल्स होते हैं जिसमें हमारे पास एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो मोस्ट कॉमन होते हैं। तो ऐसे पार्टिकल्स के लिए हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ अप्लाई करते हैं। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ का एक्सप्रेशन क्या है? तो वो हमारे पास इधर ऑप्शन नंबर सी में जो आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एक्सप्रेशन है या फार्मूला है, जिसमें 1/e पर रेज टू यानी एक्सपोनेंशियल पर रेज टू अल्फा प्लस e over kT, where e is the energy, k is the Boltzmann constant, t is the temperature and alpha is a parameter which is depends on the volume and temperature of the gas. मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स कैन नॉट बी अप्लाइड टू। जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स है वो किन पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है? तो जो बेसिकली हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स अप्लाई करते हैं वो ऐसे पार्टिकल होते हैं जो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल होते हैं, जिनको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करना आसान होता है। जो हमारे पास फोटोन्स होते हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होते हैं, इनको आसानी से एक दूसरे से अलग करना जो है हमारे लिए मुश्किल होता है। तो इसलिए हम फोटोन्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स अप्लाई नहीं कर सकते। फर्मी डिराक स्टैटिक्स किन पार्टिकल्स के लिए होती है? ऐसे पार्टिकल्स जो कि हाफ इंटीग्रल स्पिन रखते हैं। फर्मियोन्स बेसिकली हमारे पास निकला है फर्मी डिराक स्टैटिक्स, जो कि फर्मियोन्स फर्मी डिराक स्टैटिक्स को होल्ड करते हैं। तो वो हमारे पास हाफ उनकी इंटीग्रल स्पिन होती है। तो वो इसमें हमारे पास आंसर नंबर जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट कंसीडर होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास अगला कि द डिफरेंस बिटवीन फर्मियोन्स एंड बोसोन्स, कि फर्मियोन्स और बोसोन में डिफरेंस क्या है? तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास फर्मियोन्स होते हैं वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को होल्ड करते हैं। ये हमने आइडेंटिकल पार्टिकल सीरीज़ में तमाम लेक्चर्स में हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं। फर्मी डिराक स्टैटिक्स
को भी हम स्टडी कर चुके हैं और बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स के बारे में भी हम जानते हैं। तो फर्मियोन्स पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को होल्ड करते हैं और जो हमारे पास बोसोन्स होते हैं वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को होल्ड नहीं करते। इसलिए ये डिफरेंस दोनों में यही है कि बोसोन डू नॉट ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सो आंसर इज बी। मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन लॉ को जब हम प्रोबेबिलिटी फॉर्म में लिखते हैं तो इसका एग्जैक्ट फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है इक्वेशन MCQ के 40 MCQ के ऑप्शन नंबर सी में। ये आप जब ड्राइव करते हैं अपने सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी ये ड्राइव किया हो, G/E पर रेज़ टू अल्फा प्लस बीटा E+1 ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर है मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन लॉ के लिए। तो यहाँ पे अगेन अल्फा बीटा आर कॉन्स्टेंट्स, E इज़ द एनर्जी, G इज़ ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट एंड जो हमारे पास बीटा है उसको हम रिप्लेस कर देते थे 1/kT से। और जो अल्फा होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर या वॉल्यूम के ऊपर। तो ये हमारे पास जो एग्जैक्ट फार्मूला है या करेक्ट फार्मूला है वो है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 41 MCQ द वेव फंक्शन ऑफ फर्मियोन इज़ नॉट। जो हमारे पास फर्मियोन्स का वेव फंक्शन होता है वो क्या है? सिमेट्रिक, सिंगल वैल्यूड, कंटिन्यूस, डिफरेंशिएबल। तो सिमेट्रिक जो हमारे पास फर्मियोन्स होते हैं उनका वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक होता है और जो बोसोन्स होते हैं उनका वेव फंक्शन सिमेट्रिक होता है। तो इसलिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा सी। फर्मी डायराक स्टैटिक्स कैन नॉट बी अप्लाइड टू। फर्मी डायराक स्टैटिक्स को हम किन पार्टिकल्स पे अप्लाई नहीं कर सकते? फर्मी डायराक स्टैटिक्स फर्मियोन जो होल्ड करते हैं। फर्मियोन्स ऐसे पार्टिकल जो कि हाफ ऑड इंटीग्रल स्पिन रखते हैं जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी आते हैं, प्रोटॉन्स भी आते हैं और ये सबकी हाफ ऑड इंटीग्रल स्पिन होती है। जो कि फोटोन होते हैं इनकी इंटीग्रल स्पिन होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं फोटोन हमारे पास ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि फर्मी डायराक स्टैटिक्स को होल्ड नहीं कर सकते। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट है एट T ग्रेटर दैन 0। जब टेम्परेचर 0 से ज़्यादा होता है तो प्रोबेबिलिटी किसी स्टेट के लिए एनर्जी टोटल एनर्जी ग्रेटर दैन EF होने की सिचुएशन में कितनी स्टेट्स आपके पास फील्ड होती हैं? 0, हाफ या मैक्सिमम। तो इसमें हमारे पास ये इस सिचुएशन में ये फॉल्स होगा क्योंकि 0 नहीं होती, हाफ होती हैं प्रोबेबिलिटी की सूरत में। जब टेम्परेचर ग्रेटर दैन 0 केल्विन होता है तो टोटल एनर्जी B ग्रेटर दैन आपके पास फर्मी एनर्जी होती है। EF मींस फर्मी एनर्जी। तो इस सिचुएशन में जो स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी है फिल होने की वो 0 नहीं होती, हाफ हो जाती है। 0 भी हो सकती है और वो इस सिचुएशन में जब प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी हाफ ही रहेगी, लेकिन आपके पास पार्टिकल्स स्टेट्स को छोड़ के जब नेक्स्ट स्टेट्स में मूव करते हैं तो वो किस टेम्परेचर के लिए कर सकते हैं? 273 के लिए, 373 के लिए, 100 के लिए, 300 के लिए, 0 के। तो जब हमारे पास टेम्परेचर 0 के होता है तो फिर इस सिचुएशन में पार्टिकल अपने स्टेट्स को छोड़कर अगली स्टेट अपर मोस्ट स्टेट्स में मूव करना शुरू कर देते हैं। तो उनकी स्टेट्स ऑक्यूपेंसी जो है वो 0 हो सकती है लेकिन प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होगी। फर्मी डायराक स्टैटिक्स के अंदर वन एनर्जी स्टेट कैन बी ऑक्यूपाइड बाय मोर देन वन पार्टिकल। नो। फर्मी जो फर्मियोन्स हैं उनके लिए ये प्रॉपर्टी है फर्मी डायराक स्टैटिक्स के अंदर कि एक पार्टिकल एट अ टाइम में एक ही स्टेट को होल्ड कर सकता है। एक एनर्जी स्टेट को सिर्फ एक ही पार्टिकल एक टाइम में होल्ड कर सकता है। तो इसके लिए ये यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स ऑप्शन। When one state is filled, the particle will go on to the other state. जब एक स्टेट फिल होती है तो पार्टिकल फिर हमारे पास अगली स्टेट में मूव करता है। बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स इज फॉर। बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स वो स्टैटिक्स जो बोसोनिक पार्टिकल्स होल्ड करते हैं। बोसोनिक पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल जो कि इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं और उनकी स्पिन हमारे पास इंटीग्रल स्पिन होती है और इनका जो वेव फंक्शन है वो सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी होगा। ऐसे पार्टिकल जिनकी स्पिन इंटीग्रल स्पिन होती है और वेव फंक्शन सिमेट्रिक होता है और इनमें जो ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को होल्ड नहीं करते, जबकि फर्मियोन्स पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को होल्ड करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन फर्मियोन्स एंड बोसोन्स इज दैट बोसोन्स वेव फंक्शन इज। बोसोन का वेव फंक्शन कैसा होता है? कंटिन्यूस, सिंगल वैल्यूड, सिमेट्रिक, डिफरेंशिएबल। और ये हम 12 मरतबा पढ़ चुके हैं। बोसोन जो वेव फंक्शन होल्ड करता है सिमेट्रिक होता है, फर्मियोन्स का एंटी सिमेट्रिक होता है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। बोसोन या बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स कैन बी अप्लाइड टू। बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स उन पार्टिकल्स पर अप्लाई होगी जो हाफ इंटीग्रल स्पिन रखते हैं जिसमें हमारे पास फोटॉन्स आते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स ये सब फर्मियोन्स हैं। तो इनकी जो इंटीग्रल स्पिन है वो
ओड इंटीग्रल स्पिन होती है। इन बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स वन एनर्जी स्टेट कैन बी ऑक्युपाइड बाय मोर देन वन पार्टिकल। यस इट इज़ ट्रू। जो हमारे पास बोसोन या बोसोनिक आइंस्टाइन स्टैटिक्स रखने वाले पार्टिकल्स हैं वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को होल्ड नहीं करते, सिमेट्रिक वेव फंक्शन रखते हैं। इसमें बोसोन कंडेंसेशन होती है, एक स्टेट के अंदर मोर देन वन पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू कंसिडर होगी। व्हेन बोसोन्स आर कूल्ड टू अ लो इनफ टेम्परेचर देयर बिहेवियर चेंजेस। यस इट इज़ ट्रू, क्योंकि जब हम पार्टिकल जो कि बोसोनिक सिचुएशन वाले होते हैं, बोसोनिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, जब हम उनको कूल करते हैं, ठंडा करते हैं लो टेम्परेचर के ऊपर, तो क्या होता है कि वो कंडेंसेट करते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। कंडेंसेशन का मतलब होता है एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं स्टेट्स के अंदर, तो वो हमारे पास फिर कहलाती है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन, और ऐसे पार्टिकल्स कहलाते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इसके लिए ट्रू हमारे पास ये स्टेटमेंट होगी। इसके बाद फॉर एग्जांपल हमारे पास हीलियम का एटम है, तो वो क्योंकि हम जानते हैं कि हीलियम बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स रखता है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन को होल्ड करता है, तो फिर ये किस टेम्परेचर के लिए ये बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन को शो करेगा। तो आपके पास 4 वैल्यूज़ गिवन है, जिसमें हमारे पास जो ट्रू वैल्यू है वह 2.13 केल्विन होता है। इस टेम्परेचर पर जो हीलियम का एटम है वो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जब हम इस टेम्परेचर पर इसको कूल करते हैं तो ट्रांजिशन इसके अंदर अकर्स होते हैं, जो लिक्विड है वो कन्वर्ट होता है सुपर फ्लूइडिटी में, और इसमें विस्कोसिटी जो है वो अपेयर होती है, जो जब ये फिर नैरो स्लिट्स के अंदर से पास करता है और इसमें बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन प्रोड्यूस होती है। ड्यूरिंग बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन ऑल द एटम्स फॉल बैक टू द। जब बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन होती है किसी भी एटम के अंदर, तो फिर तमाम जो एटम्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो किस स्टेट की तरफ मूव करते हैं? ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट या इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। तो इसका ट्रू आंसर है ग्राउंड स्टेट। हम जानते हैं कि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन होती ही ग्राउंड स्टेट्स के अंदर है, तो जब भी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन हो रही होती है तो टेम्परेचर बहुत स्मॉल होता है, लो वैल्यू होती है टेम्परेचर की, तो जो एटम्स हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं ग्राउंड स्टेट की तरफ, तो इसलिए करेक्ट आंसर इज़ द ग्राउंड स्टेट। नेक्स्ट है इलास्टिक वेव्स इन क्रिस्टल्स आर मेड अप ऑफ। ये थोड़ा वेव्स के रेलिवेंट है, जब हम क्रॉस सेक्शंस और वेव्स के बारे में पढ़ते हैं तो ये आ जाता है उसमें, इलास्टिक वेव्स इन क्रिस्टल्स आर मेड अप ऑफ। तो जो इलास्टिक वेव्स होती हैं वो फोनोन्स हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, वेव्स की फॉर्म होती है, उस तरह से ये पैदा होती हैं इन अ क्रिस्टल। किसी भी क्रिस्टल के अंदर व्हेन एनर्जी इज़ प्रोवाइडेड, जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, द लेटेस्ट अब्जॉर्ब, लेटेस्ट होता है उसके हिस्से, उस सिस्टम के हिस्से जो जहाँ पे पार्टिकल्स अटैच होते हैं। द लेटेस्ट अब्जॉर्ब्स एनर्जी एंड गेट्स एक्साइटेड टू अ हायर स्टेट। जो लेटेस्ट होता है एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेता है और मूव कर जाता है हायर एक्साइटेड स्टेट की तरफ। व्हेन इट डी-एक्साइट्स टू ग्राउंड स्टेट, जब उसको डी-एक्साइट किया जाता है ग्राउंड स्टेट की तरफ, इट रिलीजेस रेडिएशन इन साउंड वेव रीजन, तो वो फिर रेडिएशन को रिलीज करता है साउंड वेव रीजन के अंदर, और उसको हम कहते हैं वो फोनोन्स होती हैं, और इन ये वेव्स जो है ये भी हमारे पास क्वांटाइज होती हैं। तो इलास्टिक वेव्स क्रिस्टल्स के अंदर फोनोन्स की फॉर्म में प्रोड्यूस होती हैं, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। द एनर्जी ऑफ इलास्टिक वेव इज गिवन बाय, इलास्टिक वेव की एनर्जी को हम इन n+12 एच कट ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। एच कट जो है हमारे पास कांस्टेंट होता है, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड n+12 वेयर n रिप्रेजेंट्स द क्वांटाइज्ड नंबर। तो ये हमारे पास 0, 1, 2 से फर्दर मूव करते हैं n जो होता है, तो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। Waves in the wave packets are such that they interfere constructively over a large region of space. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होती वेव्स के अंदर, डिस्ट्रक्टिव होते हैं जब वो पैकेट्स की फॉर्म में मूव करते हैं, तो ऑप्शन बी इज़ द ट्रू, क्योंकि ये हमारे पास फॉल्स होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होती, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है जब वेव्स पैकेट्स की फॉर्म में मूव करती हैं। वेव पैकेट्स होते हैं जब हमारे पास डिफरेंट पैकेट्स मिलकर ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। साई मस्ट बी नॉर्मलाइजेबल। साई इज़ अ स्टेट वेक्टर और स्टेट फंक्शन, तो उसको नॉर्मलाइज होना चाहिए। यस ट्रू, क्योंकि जब भी हम साई के बारे में या साई से स्टडी कर रहे होते हैं, मेजरमेंट्स कर रहे होते हैं, तो हम उसका इंटीग्रल मल्टीपल होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए साई
नॉर्मलाइज आपके पास होता है, स्टेट वेक्टर नॉर्मलाइज होगा तो आप जो है वो फिर बाकी फर्दर उसके ऊपर कैलकुलेशंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्रोनिकल डाटा फंक्शन डिफाइंड बाय, ये जो क्वांटम मैकेनिक्स के स्टार्टिंग लेक्चर्स थे उनमें क्रोनिकल डाटा फंक्शन को मैंने डिफाइन किया था कि आपके पास क्रोनिकल डाटा फंक्शन को हम इस नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं जो आपको इधर नज़र आ रहा होगा डेल्टा की फॉर्म में। तो ये आपके पास होता है डेल्टा एन एम इज़ इक्वल टू, आपके पास 1 और 0 होता है। 1 तब होगा जब n इक्वल टू m होगा और 0 तब होगा जब n नॉट इक्वल टू m होगा। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 0 0 नहीं हो सकता, 1 1 भी नहीं हो सकता। तो 1 तब होगा जब दोनों आपके पास प्रॉपर्टीज इक्वल होंगी और 0 तब होगा जब दोनों ही इक्वल नहीं होंगी। एन एम में भी कर सकते हैं, आई जे में भी कर सकते हैं। अगर आई जे में करेंगे तो फिर आई इक्वल टू जे और 0 तब होगा जब आई नॉट इक्वल टू जे। उसके बाद कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी या क्लोजर रिलेशन जो होता है बेसिस के अंदर किसी भी पार्टिकल के लिए, किसी भी एक सिस्टम के लिए जब हम बेसिस के अंदर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी राइट करते हैं, क्लोजर रिलेशन राइट करते हैं, तो वो हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर के इक्वल होता है और जो समीशन होता है वो n इक्वल टू इन्फिनिट होता है। तो अगर हमारे पास बेसिस सेम होंगी तो वो ट्रू होगा, अगर बेसिस सेम नहीं होंगी तो फॉल्स होगा। जैसे कि आपको ऑप्शन नंबर ए में नज़र आ रहा है बेसिस m और n में है। सिमिलरली ऑप्शन नंबर बी में n और m है। सिमिलरली ऑप्शन नंबर सी में i और m है और ऑप्शन नंबर डी में n और n है। इसमें ट्रू आंसर आपके पास डी है क्योंकि इसमें दोनों ही बेसिस सेम है n। तो ये सिमिलर बेसिस होंगी तो आपके पास जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है, आई ऑपरेटर है, वो ये क्लोजर प्रॉपर्टी और कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। उसके बाद आपने MCQ नंबर 59 में कंसीडर करना है कैट जो कि गिवन है, इधर आपको नज़र आ रहा होगा कैट विच इज़ आर रो मैट्रिक्स। एज वी नो दैट कैट इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स और ब्रा इज़ अ रो मैट्रिक्स। तो कैट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है जो कि कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में। इस कैट को आपने नॉर्मलाइज करना है। जब कैट गिवन हो तो हम उसका ब्रा क्रिएट कर सकते हैं बाय टेकिंग डैगर और कम्प्लेक्स कंजुगेट। तो आप इस कैट का पहले ब्रा क्रिएट करेंगे बाय टेकिंग इट्स डैगर और कम्प्लेक्स कंजुगेट और फिर देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है। तो जो इसका करेक्ट रिजल्ट है वो हमारे पास आएगा 30। ये मैंने कैलकुलेट किया है, आप भी इसको करके देखेंगे तो 30 आएगा। क्या करेंगे, पहले ब्रा क्रिएट करेंगे और फिर इन दोनों की आप इनर प्रोडक्ट लेंगे इस तरह से नॉर्मलाइज कंडीशन के लिए, तो 30 के इक्वल आएगा आंसर। हाउ वी कैन ऑब्टेन द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, हम किसी भी मैट्रिक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किस तरह से ले सकते हैं। टेकिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 1 या टेकिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट्स। तो करेक्ट आंसर इज डी, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जब हम तमाम एलिमेंट्स का लेते हैं तो वही इक्वल होता है हमारे पास टोटल कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स के। उसके बाद ट्रेस ऑफ एन ऑपरेटर, ट्रेस के लिए कौन सा रिलेशन जो है वो करेक्ट है, ए बी सी या डी। तो इसके लिए सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं, यानी इसमें ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट क्योंकि हम ट्रेस को इन तमाम फार्मूलाज के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। हम जानते हैं ट्रेस होती क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स का एडिशन। जब हम डायगोनल एलिमेंट्स को किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो वो कहलाता है ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। उसके बाद MCQ नंबर 62 डिटर्मिनेंट, आपको इक्वेशन नज़र आ रही है, डिटर्मिनेंट इनटू ए एन एन माइनस ए डेल्टा एन एम इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन इज नाउन एज नॉन सेकुलर इक्वेशन, सेकुलर और करैक्टरिस्टिक इक्वेशन, स्पेक्ट्रम इक्वेशन और नन। तो ये हम पढ़ चुके हैं जब हमने मैट्रिक्स के बारे में स्टडी किया था, तो मैंने आपको करवाया था कि ये आपके पास जो इक्वेशन होती है डिटर्मिनेंट और साथ में ए एन एन आपके पास एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इज़ अ कांस्टेंट और डेल्टा एन एम जो है वो क्रोनिकल डेल्टा फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे पास कहलाती है इक्वल टू 0 जब हो तो ये हमारे पास कहलाती है सेकुलर इक्वेशन। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सेकुलर इक्वेशन या करैक्टरिस्टिक इक्वेशन दोनों ही ट्रू है। और जो जब हम इसको ओपन करते हैं इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में, तो जो हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं उनको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ द सेकुलर इक्वेशन या करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। नेक्स्ट है इफ़ अ नंबर ऑफ डिफरेंट आइगन वेक्टर्स 2 और मोर, चाहे 2 हो या 2 से ज़्यादा, हैव द सेम आइगन वैल्यू, दिस आइगन वैल्यू इज सेड टू बी।
इफ़ अ नंबर ऑफ डिफरेंट आइगन वेक्टर्स, अगर हमारे पास डिफरेंट आइगन वेक्टर्स हों, चाहे वो 2 या 2 से ज़्यादा हों, तो उनकी आइगन वैल्यूज सेम हो। लेकिन अब देखें, आइगन वेक्टर्स तो डिफरेंट हैं लेकिन आइगन वैल्यूज़ उनकी सेम हैं, तो फिर जो हमारे पास फर्दर आइगन वैल्यूज से जनरेट होंगी वो कौन सी होंगी? तो वो हमारे पास डीजनरेट आइगन वैल्यूज़ कहलाएंगी। इसमें जो हमारे पास ऑप्शन ए है वो हमारे पास करेक्ट कंसीडर होगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, क्योंकि जब आइगन वेक्टर्स डिफरेंट होंगे लेकिन उनसे जो वैल्यूज़ जनरेट होंगी वो सेम होंगी, तो फिर आइगन वैल्यूज़ हमारे पास कहलाएंगी डीजनरेट आइगन वैल्यूज़। तो स्टूडेंट्स, ये था आज के लिए, और इसके बाद एक और मतलब मैं दूंगी इससे रेलिवेंट, क्योंकि ये नाफ एमसीक्यूज़ नहीं थे, वीडियो बहुत लेंथी हो रही थी, तो इसलिए मैंने इधर इसको स्प्लिट कर लिया 2 हिस्सों में। यहाँ तक आप पहले कर लें, इसके बाद मैं फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको इंतज़ार करना होगा। और अगेन जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ को लाइक भी ज़रूर किया करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।